हमारा पहला सवाल कहता है कि भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला सवाल कहता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन एसोसिएशन। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। तो दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ही इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि अधोलिखित में से भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमींदारी एसोसिएशन का, ठीक है, जिसके संस्थापक थे द्वारिकानाथ टैगोर। अगला सवाल कहता है कि राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों कुछ लोगों का मानना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, और कुछ लोगों का मानना है राम मोहन राय। दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा राम मोहन राय, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सबसे पहले राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले ये पहले ही भारतीय थे, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि प्यारी चंद्र मित्र निम्नलिखित में से किस संगठन के सचिव थे। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के ही ये सचिव थे। अगला सवाल कहता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1884 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो दोस्तों ऐसा कौन सा संघ था, ठीक है, ये था दी पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। इसने ही 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करी थी, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों इसके संस्थापक थे एमजी रनाडा और जीवी जोशी, ठीक है। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1870 ईस्वी में। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से आप सही उत्तर चुनिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1851 में। कब? 1851 में अक्टूबर में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसके अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके अध्यक्ष थे राधाकांत देव और इसके महासचिव कौन थे? दोस्तों इसके महासचिव थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। दोस्तों फिर बात करते हैं हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। तो दोस्तों इसमें से जो इसके जो है बॉम्बे के त्रिमूर्ति ने स्थापना करी थी, ठीक है, इस संगठन की। दोस्तों इस संगठन की स्थापना हुई थी 1885 में। त्रिमूर्ति में से एक मूर्ति के बारे में तो यहाँ जिक्र किया हुआ है, ठीक है, ये थे केटी तेलंग हमारे, ठीक है। त्रिमूर्ति से में एक मूर्ति आपके है यहाँ पर, और 2 मूर्ति है, ये थे फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब, ठीक है, याद रखेंगे। बॉम्बे के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं फिरोज शाह मेहता को, बदरुद्दीन तैयब को और केटी तेलंग को। इन्होंने ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया था 1885 ईस्वी में। दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की, तो दोस्तों इसकी स्थापना करी थी सैयद अमीर अली ने, ठीक है। कब करी थी इसकी स्थापना? तो 1877 ईस्वी में, याद रखेंगे। हम बात कर रहे हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की। तो दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की जो है स्थापना किसने करी थी? तो हमारे यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने ही करी थी, ठीक है। और राधाकांत देव ने तो हम सभी को पता है किसकी स्थापना की थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल क्या कहता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर आप क्रमवार सजाइए, ठीक है। दोस्तों अगर हम बॉम्बे एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो दोस्तों बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1852 में, ठीक है। कब हुई थी? 1852 में। तो दोस्तों ये तो आपका पहले हो जाएगा, ठीक है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1852 ईस्वी में, ठीक है। फिर जो है इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। कब हुई थी? 1875 में, ठीक है। अगर हम बॉम्बे एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1852 ईस्वी में। अब हम इंडियन लीग की बात कर रहे हैं तो इंडियन लीग की स्थापना हुई थी 1875 में, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा दोस्तों? अगर हम मद्रास महाजन सभा की बात करें तो ये जो 1884 में, कब? 1884 में आई थी, ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो ये दोस्तों पहले है उससे, क्योंकि ये जो है 1876 में आई थी, ठीक है। 26 जुलाई, याद रखेंगे दोस्तों, 26 जुलाई 1876
1976 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था, किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बताइए कि पहले कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, पहले हो जाएगा आपका बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद हो जाएगा आपका इंडियन लीग। ठीक है, इंडियन लीग का भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंडियन लीग की स्थापना हुई थी हमारी 1800 कितना में? 75 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ से। तो आपका इंडियन लीग का 1875 हो गया। बॉम्बे एसोसिएशन का मैं यहाँ लिख देता हूँ 1852 ईस्वी, 1852। ठीक है, तो पहले हो जाएगा हमारा बॉम्बे एसोसिएशन, और उसके बाद क्या हो जाएगा? इंडियन लीग हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा इंडियन एसोसिएशन, और उसके बाद हमारा हो जाएगा क्या? महाजन सभा। ठीक है, मद्रास महाजन सभा सबसे लास्ट में। चलिए, अब अगला कहता है कि आप बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ना यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 और 4, ये वाला जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संबंध कलकत्ता से नहीं था दोस्तों। ठीक है, ये भी लंदन की ही थी। ठीक है, बात करें चौथे नंबर पर कहा है इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की बात कर रही है, तो दोस्तों इंडियन एसोसिएशन बम्बई की नहीं थी, ये कलकत्ता की थी। ठीक है, किसकी थी? कलकत्ता की। ठीक है, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी लंदन का ही था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी लंदन की थी, और नेशनल इंडिया एसोसिएशन भी लंदन की थी। ठीक है, लेकिन इंडिया एसोसिएशन जो है ये कहाँ की थी? कलकत्ता की। चलिए, अब कहता है कि आप जो है सूची 1 और सूची 2 को मिला दीजिए, संगठन और उसके संस्थापक को मिला दीजिए। दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? हमारे द्वारकानाथ टैगोर जो है इसके संस्थापक रहे हैं। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का जो है विलियम एंड्स। ठीक है, और इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो हम आनंद मोहन, और इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो एस.एन. बनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जवाब यहाँ पर कूट के रूप में क्या हो जाएगा? हमारा जवाब कूट के रूप में हो जाएगा ए। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक रहे हैं द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन रहे हैं? तो ये रहे हमारे विलियम एंड्स। ठीक है, और बात करेंगे इंडियन सोसाइटी की, तो इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन रहे? आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे एस.एन. बनर्जी। दोस्तों अगर हम बात करें तो इंडियन जो एसोसिएशन है इसके दोनों संस्थापक रहे हैं, दोनों ने मिलकर आनंद मोहन बोस और जो है आपके ये एस.एन. बनर्जी दोनों ने ही मिलकर स्थापना करी थी इंडियन एसोसिएशन की। ठीक है, लेकिन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो आनंद मोहन बोस ने ही केवल। चलिए, अब अगला जो सवाल आपसे कहता है कि आप जो है सूची 1 और सूची 2 का जो है सही से मिलान करें। चलिए, ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इंडियन लीग की, ठीक है, इंडियन लीग की स्थापना किसने करी थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो ये कौन थे? हमारे आनंद मोहन बोस। कौन थे? आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो दोस्तों फिर अगर हम यूनाइटेड इंडिया पेट्रोलिक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो ये कौन थे? हमारे सैयद अहमद खान। कौन थे? सैयद अहमद खान ने ही जो है आपके यूनाइटेड इंडिया पेट्रोलिक एसोसिएशन की स्थापना करी थी। ठीक है, और आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना करी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, तो दोस्तों आपका उत्तर जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1, 2, 4 और 3। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अब कहता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? पहले एक सवाल कहता है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा आपको सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है हमको, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है ये कह रहा है 1844 में। ठीक है, जो कि गलत है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1838 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी सही है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे भी सही है, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन थे? तो ये थे हमारे असैनिक सेवक। ठीक है, A.O. ह्यूम। चलिए, अब अगला सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था ये हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था दोस्तों, मुंबई में। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है की थी किसने, तो A.O. ह्यूम ने। ठीक है, किसने करी थी, A.O. ह्यूम ने। अगला सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो दोस्तों कौन था वायसराय, लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे, लॉर्ड डफरिन। अगला सवाल कहता है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, तो दोस्तों ये थे हमारे लॉर्ड डफरिन, इन्होंने ही कहा था। चलिए, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। अगला सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव किसे बनाया गया था दोस्तों, तो दोस्तों महासचिव थे A.O. ह्यूम। कौन थे, A.O. ह्यूम। अगला सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, त्रिमूर्तियों में से, बम्बई के त्रिमूर्तियों में से एक। अगला सवाल कहता है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में एक समिति स्थापित की गई। ठीक है, निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था दोस्तों। ठीक है, इस निम्न में से उस समिति का जो है सभापति कौन था, तो ये थे हमारे विलियम डिग्बी। कौन थे, एक मिनट, कौन थे, विलियम डिग्बी। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने करी थी, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे थे, किसने करी थी, तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है, चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित ही नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे उपस्थित। अगला सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो दोस्तों ये थे हमारे जॉर्ज यूले। कौन थे, जॉर्ज यूले। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध ही नहीं रहा है उनका। ठीक है, वो निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं है, तो दोस्तों ये हमारे सैयद जो सर सैयद अहमद जो है यही जो है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी ये संबंधित नहीं रहे। ठीक है, ये उनके विरोध करते थे। चलिए, अब अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ये सरोजनी नायडू। दोस्तों ये प्रथम भारतीय अध्यक्ष है सरोजनी नायडू। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन है, तो ये थी हमारी एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन अगर पूछे भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये है सरोजनी नायडू। ठीक है, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है ये बदरुद्दीन तैयब जी। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 ही सही है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है ये कभी नहीं चुना जा सका है, तो दोस्तों बता दीजिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए, अगला सवाल कहता है कि लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, तो दोस्तों लाला लाजपत राय। ठीक है, कौन थे, लाला लाजपत राय। यही जो लाल है, यही लाल बाल और पाल त्रिगुट का ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता करी थी। चलिए, अगला सवाल कहता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये कहने वाले थे हमारे लाला लाजपत राय। ठीक है, जिन्होंने लाल बाल पाल त्रिगुट में से इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी करी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दोस्तों ये थी हमारी एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों, एनी बेसेंट। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष बनाया था दोस्तों। ठीक है, ये था कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता का अधिवेशन। कब, 1917 में इन्होंने पहली बार जो है महिला को अध्यक्ष बना था। ये कौन थी, हमारी एनी बेसेंट। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधोलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का जो है लक्ष्य बनाया था, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवाड़ी अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज जो है ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में।
ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक बीजी तिलक ने यह कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है ये किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है ये हुआ था बांकीपुर में। अगला सवाल कहता है कि बताइए कि अधोलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, अधोलिखित में से 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के बदले में पढ़ा था। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जो है ये कौन थे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। ठीक है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहायक हेतु, ठीक है, चुना गया था। तो दोस्तों किन्हें चुना गया था, तो एनसी केलकर को चुना गया था और आईबी सेन को चुना गया था। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 एवं 4। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है आपसे, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन, ठीक है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो था, तो दोस्तों वो था अमृतसर का अधिवेशन 1919। ठीक है, अमृतसर का अधिवेशन 1919 ही अंतिम अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। चलिए अगला सवाल कहता है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे दोस्तों। ठीक है, वे जो है कौन थे, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है आपसे, कहता है किसने कहा था कि कांग्रेस जो है पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं, ठीक है, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ठीक है, ये कहे थे हमारे लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, इस कथन को संबोधित किया था लॉर्ड कर्जन ने। चलिए अगला सवाल कहता है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो दोस्तों हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लखनऊ। ठीक है दोस्तों, लखनऊ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की जो है कुंजी बताया है। चलिए अगला सवाल कहता है, अगला सवाल आपसे कहता है कि भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं किसने किया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, महात्मा गांधी ने। चलिए अगला सवाल कहता है आपसे, कहता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। ठीक है, तो उस समय जो है आपके थे जेपी कृपलानी। कौन थे, जेपी कृपलानी। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। ठीक है, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन, बंबई 1915। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, दोस्तों हम सभी जानते हैं बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने करी थी वे था बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से बता दीजिए कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति जो है ये घोषित कर दी थी, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, कहता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार जो है भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, तो नागपुर अधिवेशन में ही जो है कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति जो है ये घोषित की थी। चलिए अगला सवाल आपसे क्या कहता है कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके अपना उत्तर बता दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम बात करें तो महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद बात करेंगे हम श्रीमती सरोजनी नायडू।
ठीक है, श्रीमती सरोजिनी नायडू। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद आ जाएगा सबसे लास्ट में आपका वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 4, 2 और 3। चलिए चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि आप जो इन कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन था ये कलकत्ता में हुआ था, जो कि गलत है, जबकि बंबई में हुआ था। ठीक है, फिर कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के अधिवेशन में ही, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। चलिए फिर कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में जो है अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा, ठीक है, कि 2 और 3 जो है ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा उत्तर राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कहता है कि जन गण मन जो है ये पहली बार जो है किस अवसर पर गाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में ही आपका जन गण मन जो है ये पहली बार गाया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि आप जो है निम्नलिखित अधिवेशन को देखिए और बता दीजिए कि उसके कांग्रेस अध्यक्ष कौन है। चलिए तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डॉक्टर M.A. अंसारी की, तो दोस्तों ये मद्रास के अधिवेशन में अध्यक्ष थे। और पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करें तो ये नासिक अधिवेशन में अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू की बात करें तो किसे नहीं पता कि ये कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष थे। और सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं तो ये हरिपुरा के अधिवेशन में अध्यक्ष थे। चलिए कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दीजिए। ठीक है, कहता है कि सरोजिनी नायडू जो है ये कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, नहीं थी। ठीक है, ये प्रथम भारतीय महिला थी, जबकि प्रथम महिला कौन सी थी, ये एनी बेसेंट थी। कहता है कि सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था तो वे जेल में थे। फिर कहता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है ये प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, गलत। फिर कहता है कि आपका अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन से कथन आपको बताना है कि ये सही है। तो ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4 जो है आपका ये सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगला सवाल कहता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता जो है ये कब हुआ था। तो 1916 में। कब हुआ था दोस्तों, 1916 में। चलिए अगला सवाल कहता है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा AC मजुमदार ने, अंबिका चरण मजुमदार ने। चलिए अगला सवाल कहता है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन जो है आयोजित किए थे। ठीक है, ये कहाँ पर किए थे। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का जो है दर्जा जो है, ठीक है, किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी में। ठीक है, कब, 1912 में। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि आतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प निम्न में कौन सी थी। ठीक है दोस्तों, कहता है अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प जो है निम्न में से कौन था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो है किसने समझौता कराया था। तो दोस्तों किसने कराया था, बीजी तिलक ने। ठीक है, 1916 में मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस के मध्य जो है जो समझौता हुआ था ये कौन कराया था, तो बीजी तिलक ने करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि कहता है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। ठीक है, कौन सा जो है दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था, तो आपको बताना है। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग जो है स्वीकार करना ही, ठीक है, ये जो किया था यही जो है आपका मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। चलिए अगला सवाल कहता है कि कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था कब। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1916, 1916।
चलिए चलता है दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है मतके का काल जो है निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1916 से 22। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है, कौन सा जो है झूठा है? तो दोस्तों ये जो पहला कहता है कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, यही जो है झूठा है। चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था, ठीक है, किस अधिवेशन में? ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित कहता है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था, उन्हें बताया गया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन था ही 1916 में, जिसमें उन्हें ये इसके बारे में चंपारण के बारे में बताया गया था। ठीक है, अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? ठीक है, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो 1904 से ही, ठीक है, 1904 से ही लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेता में से नहीं था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल कहता है कि अधिकतम जो नरमपंथी नेता थे दोस्तों वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो दोस्तों वो जो है शहरी क्षेत्रों से थे। ठीक है, अगला सवाल कहता है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति जो है ये कैसी थी? ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजवा मध्य आंदोलन। ठीक है, नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजवा मध्य आंदोलन। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अगला सवाल कहता है निम्न में से, ठीक है, कौन उग्रपंथी जो है ये नहीं था? ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये आपके उग्रपंथी नहीं थे। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ठीक है, कौन जो थे जो स्वदेशी के समर्थक थे? ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से, ठीक है, मध्य मार्गी कौन नहीं था? ठीक है, निम्न में से कौन जो है मध्य मार्गी दोस्तों नहीं था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल क्या कहता है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? ठीक है, किसको जो है नरम दलीय के तौर पर उन्हें नहीं जाना जाता था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक को। अगला सवाल क्या कहता है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का जो है श्री गणेश जो है ये किसने किया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीजी तिलक ने। अगला सवाल कहता है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? ठीक है, किसने जो है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक जो है ये अशांति का जनक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया वकालत की थी? ठीक है, कहता है कि बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलर ने। कौन कहा था दोस्तों? मैक्स मूलर ने। अगला सवाल कहता है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्षों की? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्षों की जेल हुई थी। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल कहता है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया था? ठीक है, ये कौन थे? तो दोस्तों हमारे थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया था। अगला सवाल कहता है कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी?
ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारदोली सत्याग्रह में। ठीक है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण जो है किस आंदोलन में दी थी, तो बारदोली के सत्याग्रह में। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है ये कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। ठीक है, इनमें से कौन ऐसे थे जो गरम दल से संबंधित थे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष जो है ना ये नेता ये गरम दल से संबंधित थे। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उग्र राष्ट्रवादी जो नेता है ये नहीं थे। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीके गोखले जो है ये उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था कब। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 1906 के बाद। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था 1906 के बाद। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। कौन ऐसे शख्स हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़े नहीं थे। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। अगला सवाल कहता है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था दोस्तों। ठीक है, आपको बताना है कि इसका कारण क्या था। तो दोस्तों उसका कारण ये था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलपने की नीति के कारण। ठीक है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित इसलिए नहीं होते थे, इसका कारण था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलपने की नीति। ठीक है, इसी कारण। अगला सवाल कहता है कि महात्मा गांधी के साथ जो है निम्न मुसलमानों में से किसने जो है बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ठीक है, इनमें से कौन है जो बाल गंगाधर बीजी तिलक की अर्थी उठाई थी महात्मा गांधी के साथ। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शौकत अली ने। किसने उठाई थी, शौकत अली ने। अगला सवाल कहता है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना है। देखिए अगला सवाल कहता है कि बाल गंगाधर तिलक जो है ये सांप्रदायिकतावादी थे। ठीक है, उन्होंने, उसका कारण क्या था, कहता है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आप जो है अपना उत्तर चुनिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा आपका टी। ठीक है, ए गलत है, सांप्रदायिकता जो है नहीं, लेकिन आर जो है रीजन जो है सही है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था। ठीक है, किसे माना था दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैजिनी को माना था। ठीक है, किसे माना था दोस्तों, मैजिनी को। अगला सवाल कहता है शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे। ठीक है, शेरे पंजाब के नाम से दोस्तों कौन मशहूर थे, तो ये थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है ये शेरे पंजाब के नाम से बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। अगला सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था, ठीक है, बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। ठीक है, किसने ये बात जो है कहा था दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजी तिलक ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कौन कहा था, तो बीजी तिलक ने ही कहा था। अगला सवाल कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सदन में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों से किस लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन। चलिए अगला सवाल कहता है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन, ठीक है, इसका प्रारंभ जो है किस तिथि से हुआ। ठीक है, बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है ये किस तिथि से प्रारंभ हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 से। अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में आपको बताना है कि क्या हुआ था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन जो है ये सबसे बाद में हुआ था। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित वर्ग में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कृषक भी और आपके मुसलमान भी। ठीक है, कृषक और मुसलमान जो है, ठीक है, 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे थे। अगला सवाल कहता है कि बंग भंग के लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सुझाव दिया, ठीक है, कि आप जो है राखी बांधिए एक दूसरे के हाथ में। चलिए, कहता है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये कौन था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर एंड्रूज फ्रेजर। ठीक है, कौन थे? सर एंड्रूज फ्रेजर। अगला सवाल कहता है कि 1905 में बंगाल विभाजन जो है ये किस वायसराय ने किया था। ठीक है, किस वायसराय ने किया था दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, बंग भंग के बाद जो है कौन सा आंदोलन आपका स्टार्ट हो गया था, तो ये था स्वदेशी आंदोलन। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का संपर्क था। ठीक है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर.एन. टैगोर। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, यही थे जो बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कब से। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 से ही। अगला सवाल कहता है बंगाल के ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव जो है ये सर्वप्रथम जो है किसने दिया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला सवाल कहता है कि बंगाल का विभाजन जो है मुख्यतः किया गया था। ठीक है, बंगाल का विभाजन जो है मुख्यतः किया गया था। तो दोस्तों बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए ही बंगाल का विभाजन किया था। चलिए, अगला सवाल कहता है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अगला सवाल कहता है कि भारतीयों के विरोध के कारण, ठीक है, बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। ठीक है, कब किया गया था? 1911 में, याद रखेंगे। अगला सवाल कहता है कि लॉर्ड 1905 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा 1911 तक बना रहा था। चलिए देखिए, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरीकृत किए जाने तक। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण जो है ये क्या था दोस्तों। ठीक है, इसका कारण था लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है किया गया बंगाल विभाजन। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है, ठीक है, राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यक्रम जो है प्रारंभ किए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यक्रम जो है ये प्रारंभ किए थे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बाइकॉट किया था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया था। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा चलाया था। ठीक है, तो ये सारे जो है कार्यक्रम किए थे। ठीक है, बाइकॉट किया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध, राष्ट्रवादियों ने बाइकॉट किया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन किया था और राष्ट्रीय शिक्षा। चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है ये किसने किया था। ठीक है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है ये किए थे चिदम्बरम पिल्लई ने। किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने ही मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। ठीक है दोस्तों, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। जबकि आपसे पूछा जाए कि दिल्ली में कौन किया था दोस्तों, तो दोस्तों दिल्ली में करने वाले थे सैयद हैदर रजा। किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है ये दिल्ली में किया था, जबकि मद्रास में किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसने किया था दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल कहता है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे किससे दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन से ही। ठीक है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे।
अगला सवाल कहता है कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपको बताना है कि सही जो है ये नहीं है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि यह जो है बंगाल तक ही सीमित रहा था, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में भी शामिल हुए थे। ठीक है, स्त्रियों ने भी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया था और ना ही वे इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, और यह बंगाल तक ही सीमित रहा था, तो ये गलत है। अगला सवाल क्या कहता है कि स्वदेशी की भावना से, ठीक है, ओतप्रोत भारत के चरमपंथी, ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही नहीं है। कहता है कि लियाकत हुसैन ने 42 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। चलिए अगला सवाल कहता है कि कांग्रेस के मंच से, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द जो है ये व्यक्त किया गया था। ठीक है, किस अधिवेशन में। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बनारस अधिवेशन 1905 में। ठीक है, पहली बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था बनारस अधिवेशन 1905 में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की, ठीक है, अध्यक्षता की थी। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने किया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष जो है ये कौन था दोस्तों। ठीक है, 1905 का जो है बनारस अधिवेशन का जो है अध्यक्ष कौन था दोस्तों? दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने ही स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया था। दोस्तों अगला सवाल कहता है स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में जो है सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने। किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय नेता जो है ये कौन था? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना गया था ये प्रथम भारतीय नेता कौन था दोस्तों? तो ये था हमारा दादा भाई नौरोजी ही थे। ठीक है, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि दादा भाई नौरोजी के आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? ठीक है, वो जो है किस नाम से जाने जाते थे दोस्तों? तो ये थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते थे। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के जो है ये अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ठीक है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन के जो है कौन अध्यक्ष हुए थे दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आरबी घोष। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि सूरत विभाजन का जो है नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, सूरत विभाजन का जो है नेतृत्व किया था हमारे तिलक ने। अगला सवाल कहता है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया जो है शुरू हुई। ठीक है दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी कारणों से। ठीक है, पहले तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर ही जो है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। चलिए अगला सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों विकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल के विभाजन को रद्द करना। ठीक, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कथन जो है दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ठीक है दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही सत्य है। इन्होंने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल लिखा था। ठीक है, कहता है कि इन्हें जो है गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये भी कथन जो है हमारे क्या है? सही है। फिर कहता है कि उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ये भी सही है। लास्ट कहता है कि वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ठीक है, ये जो है आपका कथन गलत हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि भारतीय, ठीक है, कहता है कि भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों को 2 भागों में विभाजित हो गई थी? किस में? तो सूरत का जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसी में। ठीक है, भारतीय कांग्रेस जो है यहीं पर उदारवादियों और उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गए थे। सूरत अधिवेशन 1907 में, 1907 में। चलिए अगला सवाल कहता है कि वर्ष 1907 में, ठीक है, सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण आखिर क्या था? ठीक है, आखिर जो मुख्य कारण जो है ये क्या था दोस्तों?
ठीक है दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव हो रहा था। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में, ठीक है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन एक कथन जो है ये असत्य है। ठीक है दोस्तों, बात करें तो कहते हैं कि वे पहले भारतीय थे जो एलिम्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर जो है ये नियुक्त हुए थे। ठीक है तो दोस्तों ये तो बिल्कुल ही सही है। फिर कहता है कि 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, सही है। उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोपतार का आरंभ किया था दोस्तों, लेकिन उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी, ये गलत है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि 18 वर्ष की आयु, ठीक है एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्षों की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में, ठीक है, वे महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभाव, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक डैश देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है, इन शब्दों के एक जीवनकार ने वर्णन किया है। दोस्तों ये जो शख्स जो है ये कौन है जिसके बारे में ये कथन जो है कहा गया है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक थे और 25 वर्षों की आयु में, ठीक है, ये सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री बन गए थे। ठीक है, और 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभाव, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, ठीक है, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं जो है अपना गुरु माना है। किन्हें माना है? गोपाल कृष्ण गोखले को। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये किस वर्ष में हुई थी दोस्तों। ठीक है, आपको बताना है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आखिर किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1906 में। ठीक है, 1906 में ही अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अगले सवाल में, ठीक है, अगला सवाल कहता है कि मुस्लिम लीग के प्रथम जो है अध्यक्ष दोस्तों ये कौन थे दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी दोस्तों। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान ने। किसने? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। चलिए अगला सवाल कहता है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो है ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कराची में हुआ था। चलिए अगला सवाल कहता है कि 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में दोस्तों। ठीक है, ये जो है अमीर अली की अध्यक्षता में जो है इसका एक शाखा था लंदन में, उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन में शाखा थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अमीर अली। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढाका में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमानों के लिए पृथक निवाचक वर्ग की ही प्रार्थना की थी। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की जो है इन्होंने प्रार्थना की थी। चलिए अगला सवाल कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताइए कि सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से है जो सही ही नहीं है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहता है कि 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। ठीक है, इन्होंने विरोध नहीं किया था। चलिए अगला सवाल कहता है कि लीग ने, ठीक है, कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। ठीक है, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है क्या ये जो कहा गया है कथन, क्या उसका सही कारण है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए सही है परंतु उसका जो रीज़न दिया गया है ये गलत है। अगला सवाल कहता है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है आखिर किस बात का जिक्र, किस बात की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक
प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। 1906 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है किस वर्ष भारत की राजधानी जो है ये कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ठीक है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1912 में। ठीक है, 1912 में ही ठीक है भारत की राजधानी जो है ये कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। चलिए अगला सवाल कहता है कि 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का जो है वायसराय जो है ये कौन था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग था। अगला सवाल क्या कहता है दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। ठीक है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर जो है बम फेंका गया था। ठीक है, किस पर फेंका गया था दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग पर ही दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि दिल्ली भारत की राजधानी जो है ये आखिर कब घोषित हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी 1911 में ही जो है घोषित हो गई थी। ठीक है, दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनेगी ये आपका 1911 में ही घोषित हो गया था। अगला सवाल क्या कहता है कि मार्ले मिंटो सुधार जो है ये बिल जो है ये किस वर्ष में पारित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है ये 1909 वर्ष में ही पारित किया था। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि, एक मिनट में से इरेज कर देता हूँ। कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि ठीक है में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और जिसने अंततः देश का विभाजन कराई थी वो तत्व जो है आखिर क्या था दोस्तों। दोस्तों हमारा जवाब हो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण ही। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और जिसने अंततः देश का विभाजन कराई थी वे था विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से ठीक है किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। ठीक है, ये इनमें से कौन है जिन्होंने मित्र मेला संघ को शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर ने ही ठीक है मित्र मेला संघ को शुरू किया था। अगला सवाल कहता है कि मुजफ्फर बम कांड जो है ये 1908 का संबंध जो है इनमें से किसके साथ है। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड का जो संबंध है ये आपका प्रफुल्ल चाकी ठीक है से है संबंधित और खुदीराम बोस से। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि 1904 में ठीक है क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठन संगठित किया गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। ठीक है, दोस्तों 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। चलिए अगला सवाल कहता है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था वी.डी. सावरकर ने। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का जो है बचाव किया था दोस्तों। कि ये कौन शख्स थे, तो ये थे चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास ने ही बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। अगला सवाल कहता है कि युगांतर पार्टी का जो है नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो दोस्तों युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतींद्रनाथ मुखर्जी ने। किसने किया था, जतींद्रनाथ मुखर्जी ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति का। ठीक है, अनुशीलन समिति का। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। ये क्या था, तो ये था अनुशीलन समिति। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी। ठीक है, दोस्तों वो शख्स कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी, तो दोस्तों ये थे हमारे पी मित्रा। कौन थे दोस्तों, पी मित्रा ने ही अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बारिंद्र घोष जो है ये आखिर किससे संबंधित थे, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति से ही बारिंद्र घोष संबंधित थे। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य जो है ये बर्रा डकैती का स्थान था। ठीक है, आखिर कहाँ पर, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी बंगाल में। चलिए अगला सवाल कहता है दोस्तों, नेक्स्ट कहता है ठीक है क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1908 में।
ठीक है। कब? 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? तो दोस्तों ये जो है प्रफुल्ल चाकी और किसके द्वारा? आपका खुदीराम बोस के द्वारा, ठीक है। कब किया गया था किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास? तो 1908 में। चलिए चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी थी? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1925 में, ठीक है। हेडगेवार ने, ठीक है, 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी थी। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि अनुशीलन समिति थी, ठीक है, अनुशीलन समिति थी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? ठीक है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, ठीक है। चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? दोस्तों पहला कथन की बात करें, कहता है कि उन्होंने जो है अभिनव भारत नामक जो है क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, जो कि सही है। फिर कहता है कि भारतीय राष्ट्रवादी को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवन लिखी थी, ये भी सही है। फिर दोस्तों कहता है कि उन्होंने भारत स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। फिर कहता है कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। दोस्तों ये सभी कथन जो है हमारे सत्य हैं बिल्कुल। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 4 ये सारे ही कथन हमारे सत्य हैं। चलते दोस्तों हमारे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन था जो कोकारी संयंत्र में फांसी की सजा से बच गया था? ठीक है, कौन थे जो निम्नलिखित में से वह कौन था जो कोकारी संयंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? दोस्तों तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। ये जो है कोकारी संयंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था, ठीक है। इन्होंने खुद को ही अपने आप को गोली मार ली थी। चलिए कहते हैं निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी जो है गोरखपुर जेल में हुई थी? ठीक है, किस क्रांतिकारी की आखिर फांसी जो है ये गोरखपुर जेल में हुई थी? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल की जो है यही ऐसे क्रांतिकारी थी जिसकी फांसी जो है गोरखपुर में हुई थी। कहता है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन जो है कोकारी संयंत्र केस से नहीं जुड़ा है? ठीक है, कोकारी संयंत्र केस से कौन जो है नहीं जुड़ा है? तो भगत सिंह जो है ये आपका काकोरी संयंत्र केस से नहीं जुड़ा है, भगत सिंह। चलिए अगला सवाल कहता है कि कोकारी संयंत्र केस जो है ये आखिर किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1925 में। किस वर्ष में होता है? 1925 में। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कोकारी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगत नारायण मुल्ला था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी संयंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? दोस्तों ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल को, ठीक है, जिसकी फांसी गोरखपुर में हुई थी। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों इस कथन को आखिर किसने कहा था? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल ने ही कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलते दोस्तों अब अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट सवाल कहता है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 को, 1924 को। अगला सवाल कहता है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को आविष्कार कर दिया था और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध पीऊँगा? तो दोस्तों ये शख्स कौन थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल ने। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? तो दोस्तों एक भगत सिंह भी शामिल थे, ठीक है। चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? ठीक है, ये ऐसे कौन शख्स थे, ठीक है, जिन्होंने सचिंद्र सन्याल के द्वारा जो स्थापित किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका जो है नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? ठीक है, ये कौन थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद ही थे, ठीक है, जिन्होंने इसका नाम चेंज कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था, ठीक है। चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर।
नेक्स्ट सवाल कहता है हमारा, कहता है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है यह आखिर कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है गठित की थी, ठीक है, किसके द्वारा गठित किया गया था? ठीक है दोस्तों, हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की जो है स्थापना जो है ये कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। ठीक है, चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बताइए कि भगत सिंह का जो है स्मारक जो है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोजपुर में। ठीक है, फिरोजपुर में ही भगत सिंह का जो है स्मारक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य जो है ये नहीं था? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव वर्मा। ठीक है, शिव वर्मा जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य HRA के सदस्य नहीं थे। ठीक है, भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे और राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद जो है ये किसने दिया था दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद जो है ये किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? ठीक है, कहता है कि फांसी देकर, मारपीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से या सैनिक जीप से कुचल कर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुठभेड़ में गोलियों से। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। कहता है कि किसने कहा था, ठीक है, कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ठीक है, ये कथन जो है आखिर किसने कहा था? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाजिद अली शाह ने। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल 8, 1929 को बम फेंका था? ठीक है, किसने बम फेंका था? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भेजा था। ठीक है, फेंका था। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद दोस्तों कौन थे? दोस्तों ये थे खुदीराम बोस। ठीक है, कौन थे दोस्तों? खुदीराम बोस। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? ठीक है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य सेन। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? ठीक है, दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। चलिए अगला सवाल कहता है कि मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फर अहमद, SA डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस संयंत्र के लिए कैद किए गए थे? ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर बोल्शेविक संयंत्र कांड के लिए। ठीक है, मुजफ्फर अहमद, SA डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जो है ये जो है आपका कानपुर बोल्शेविक संयंत्र कांड के लिए कैद किए गए थे। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा, ठीक है, चटगांव शस्त्रागार धावा जो है ये आयोजित किया था? ठीक है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यसेन ने। ठीक है, सूर्यसेन ने ही प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा, ठीक है, चटगांव आर्मरी रेड आयोजित किया था। किसने? तो सूर्यसेन ने। चलिए चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये सुमेलित ही नहीं है बल्कि ये गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कहता है कि कोकणी संयंत्र प्रकरण जो है ये 1924 में हुआ था, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? ठीक है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन जो है ये क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? ठीक है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीना दास ने। अगला सवाल कहता है कि लाहौर संयंत्र कांड में, ठीक है, लाहौर संयंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी जो है ये नहीं हुई थी दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा
उत्तर हो जाएगा बटुकेश्वर नाथ को, ठीक है, जबकि सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु को हो गई थी। चलिए अगला सवाल कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम जो है ये कौन है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशफाकुल्ला खां। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक उग्रवादी था, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो एक उग्रवादी था। बिपिन चंद्र पाल जो है ये क्या था, उग्रवादी। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल कहता है कि नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, ठीक है, अंत में दी गई कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथ्यानुसार सही क्रम का आप चयन करें, ठीक है। चलिए यहाँ पे कहा गया है लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा और कानपुर मुकदमा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पहले होगा आपका लाहौर मुकदमा, ठीक है, उसके बाद होगा आपका कानपुर मुकदमा, फिर होगा आपका काकोरी मुकदमा और फिर होगा मेरठ मुकदमा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल कहता है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन थे दोस्तों, ठीक है, वह कौन थे। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जतीन दास, ठीक है। जेल में भूख हड़ताल के कारण जो है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है ये कौन थे, जतीन दास थे, जिसकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल कहता है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था, ठीक है। निष्क्रिय विरोध का जो है सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था, तो अरविंद घोष ने। किसने किया था दोस्तों, अरविंद घोष ने, ठीक है, अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला सवाल कहता है कि जतीन दास जो है जो भूख के कारण मर गए थे जेल में, तो ये जो है किस आरोप में बंदी बनाए गए थे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर संयंत्र में ही ये बंदी बनाए गए थे, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि आप जो है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर लिखिए, ठीक है। अब आपका यहाँ पर दिया गया है सूची 1 और सूची 2 को आपको जो है यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करेंगे चटगांव शस्त्रागार हमला की, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार हमला की बात करें तो ये जो आपका सूर्य सेन से संबंधित है, ठीक है। काकोरी संयंत्र की बात कर रहे हैं हम, तो दोस्तों काकोरी संयंत्र की बात करें तो ये आपका राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित है। और लाहौर संयंत्र की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो लाहौर संयंत्र का जो है ये आपका जतीन दास से संबंधित है, ठीक है। और गदर पार्टी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो गदर पार्टी किससे संबंधित है, लाला हरदयाल से, ठीक है दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में फिर से आपको जो है कहता है कि निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के कारण के आधार पर जो है सुमेलित कीजिए। दोस्तों जतीन जो दास है ये भूख हड़ताल से मर गए थे दोस्तों, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है जो ये मुठभेड़ के दौरान मर गए थे दोस्तों, ठीक है। भगत सिंह जो है इन्हें फांसी मिल गई थी और कल्पना दत्त जो है ये आजीवन कारावास में मर गए थे, ठीक है। तो ये कारण है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जतीन दास किसी कारण, भूख हड़ताल के कारण से। चंद्रशेखर आज़ाद जो है आपका मुठभेड़ के दौरान, ठीक है। और दोस्तों बात करें भगत सिंह, तो भगत सिंह जो है ये फांसी के कारण और कल्पना दत्त जो है ये आजीवन